तो अभिमन्यु की कोठी जलाने वाले बच्चे थे, उन्होंने जब हमने यहाँ पर उसका उद्घाटन किया था, उसी दिन इनके ऊपर अटैक कर दिया था। बड़े मुश्किल से यशपाल मलिक को वहां से बचा के बाहर निकाला था। उसके बाद उन्होंने जो रोहतक वाला कोचिंग सेंटर है वो नहीं चलने दिया और पत्नी को यहाँ लगा दिया, और समाज के पैसे में से आप उनको मोटी तनख्वाह दे रहे हैं। ये छोटी बात। 1 करोड़ की गड़बड़ी की यहाँ के फंड से आपने इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर बनवाए, एक रोहतक में और एक गुड़गांव में, और वहां 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा कि यहाँ धाम का खर्च हुआ। क्यों? आप तो इसको पारिवारिक ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। आपकी बता रहा कि कोई डील हुई थी सीक्रेट, और आप अपने बच्चों को इसमें घुसा के आपके बच्चे इसको चलाएं, आपके बच्चे कहीं कोचिंग चलाएं, कुछ करें। मैं आमने सामने की बहस करने के लिए तैयार हूँ। आप बड़ी बड़ी सर्विसों में रहे हैं, आपके वहां आपके पास संसाधन खूब हैं, आपका और आम आदमी का बहुत फैसला है। आप लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं। आप लोगों को सरकार ने एक एजेंडे के तहत यहाँ घुसाया है, ताकि ये जो एक समाज की अच्छी चीज बन रही है, समाज मजबूत ना हो जाए, ये लड़ाई दोबारा ना शुरू हो जाए आरक्षण वाली। आप इसको डिस्ट्रॉय दूक, और आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, और वो कोई एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो आप लोग अंदर खाते सेटिंग करके आप धाम का नाम यूज। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करूं साथियों, आज मेरा सौभाग्य है, मैं आज छोटू राम धाम जसिया, मैं उस किसान मसीहा के चरणों में बैठा हूं, उस रहबरे आजम के चरणों में बैठा हूं, जिसको किसान कौम देवता की तरह पूजती है। और दुर्भाग्य ये है कि अब जिस छोटू राम के नाम पर धाम है, जो एकता की मिसाल थी, आज हमारी ही एकता नहीं। अब जाट समाज छिन्न भिन्न नजर आ रहा है। हमारे समाज के, हमारी कौम के जो सिरमौर हैं, जो सरदार हैं, वो एक दूसरे पर छिट्टाकशी कर रहे हैं। जसिया धाम बना था एकता के प्रतीक के लिए, लेकिन अब वहां से इस प्रकार की बातें आ रही हैं, दिल दुखा रही हैं। और उसी कड़ी में आज मैं मौजूद हूं, और मेरे साथ इसी ट्रस्ट के एक ट्रस्टी हैं चौधरी MS मलिक जी। इनके ऊपर भी गंभीर आरोप हैं, और ये जनता की अदालत है, और जनता की अदालत में जनता के सवाल होंगे। एक एक बात का हम जवाब लेंगे मलिक साहब से। तो मलिक साहब, सर्वप्रथम तो ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है। पुनिया साहब, आपको और आपके श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी धन्यवाद। आप तो देखिए उस जगह पर रह के आए, हमें नाज है। आप तो फौजी हैं, आपने तो देश सेवा की है जी। और ये जो हम सुन रहे हैं, ये बड़ी ताजुब की बात है। एक फौजी कैसे करप्ट हो सकता है, एक फौजी कैसे गलत काम कर सकता है? क्या सुन रहे हैं मलिक साहब आप? मेरे अगेंस्ट में आज तक 1 पैसे का कोई भी करप्शन का इल्जाम नहीं है। यदि किसी ने कोई लगाया है तो बताइए। एक आरोप सुना था हमने, वैसे वो समाज में इशार भी चर्चा थी जाट धर्मशाला में, कि आपने यहाँ पर अपने किसी रिश्तेदार को पत्नी को यहाँ लगा दिया, और समाज के पैसे में से आप उनको मोटी तनख्वाह दे रहे हैं। ये छोटी बात है। मेरी पत्नी ने आज तक कहीं सर्विस की ही नहीं है। अच्छा, सर्विस ही नहीं की? सर्विस ही नहीं की आज तक। घरेलू वाइफ हैं? घरेलू वाइफ हैं। अच्छा। और मेरे दोनों बेटे वो डिफेंस ऑफिसर हैं। छोटे वाला लेफ्टिनेंट कर्नल है, बड़े वाला मेजर था, उसने छोड़ दी थी, आजकल नाबार्ड में सीनियर पोस्ट पे है। अच्छा, बच्चे भी फौज में ही थे? बच्चे भी फौज में। न उनकी वाइफ से काम नौकरी करवाई है, न मैंने अपनी वाइफ से कभी करवाई है। मैं एयरफोर्स में विंग कमांडर था, और यहाँ समाज के काम के लिए हम आए थे, या नौकरी करने नहीं आए थे। और समाज के काम में किसी 1 पैसा खाना एक फौजी के लिए हराम है। और जो इस तरह की जो इल्जाम लगाते हैं ना, ये मेरी मुँह से देख रहे होंगे। यदि 1 नए पैसे का मेरे अगेंस्ट में कोई भी इल्जाम लगा दे तो मुँह से काट दूंगा मैं। क्या बात कर रहे हैं आप? देख, सामाजिक बहुत बड़ी बात कह दिया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं यही कह रहा हूँ। क्योंकि बताओ, मेरे तो हमारी समाज में शान मानी जाती है, क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में मेरे अगेंस्ट में कोई भी करप्शन का इल्जाम नहीं है आज तक, जब से मैंने सर्विस ज्वाइन की। आरोप है आपके ऊपर 1 करोड़ की गड़बड़ी की यहाँ के फंड से। आपने
इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर बनवाए, एक रोहतक में और एक गुड़गांव में, और वहां 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा कि यहाँ धाम का खर्च हुआ। क्यों? पहली बात तो मैंने कोई कोचिंग सेंटर नहीं बनवाया। ये सारी प्लानिंग यशपाल मलिक की थी। यशपाल मलिक चेयरमैन था। मेरे को, क्योंकि मैं एजुकेशन ऑफिसर था, तो मेरे को वो देखने के लिए लगाया था कि भाई आप लोग एजुकेशन के हो, आप लोग इसको संभाल सकते हो। तो गुड़गांव की पूरी टीम थी। उसकी सिलेक्शन कमेटी में मेजर जनरल, क्या नाम था, एक मेजर जनरल थे, एक मैं था, यशपाल मलिक थे, डीजीपी ओपी मलिक थे। ये सारे आदमी थे जिन्होंने उसके टीचर्स का सिलेक्शन किया था और उसके सारे काम करने वाले थे। मेरा अकेले को कुछ नहीं। और जो ये 1 करोड़ का इल्जाम है, ये भी झूठा है। अच्छा। क्योंकि हमारा जो गुड़गांव वाला सेंटर था वो तकरीबन एट पार था गुड़गांव वाला। रोहतक वाला जो सेंटर था, क्योंकि यशपाल मलिक और बलारा के इनके कारण अभिमन्यु की कोठी जलाने वाले बच्चे थे, उन्होंने जब हमने यहाँ पर उसका उद्घाटन किया था, उसी दिन इनके ऊपर अटैक कर दिया था। बड़े मुश्किल से यशपाल मलिक को वहां से बचा के बाहर निकाला था। उसके बाद उन्होंने जो रोहतक वाला कोचिंग सेंटर है वो नहीं चलने दिया। जो भी नुकसान हुआ है उसमें हुआ है। जो गुड़गांव वाला कोचिंग सेंटर था वो तकरीबन 10-20 लाख का उसमें नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जब तक वो चलते एट पार आ गया था, फिर ये कोरोना आ गया और उसके बाद में वो बंद करना पड़ा। नहीं तो वो प्रॉफिट भी देता। दूसरा आरोप आपके ऊपर ये है कि आप गुड़गांव रहते हैं। हाँ, गुड़गांव रहता हूँ। गुड़गांव वाले मोटे पैसे, आप बड़ी बड़ी सर्विसों में रहे हैं, आपके वहाँ आपके पास संसाधन खूब हैं, आपका और आम आदमी का बहुत फासला है, आप लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं। हम कब्जा करके क्या करेंगे? हमारे से अपनी प्रॉपर्टी से बढ़ती है, हम यहाँ कैसे कब्जा करेंगे? हमारे पास प्रॉफिट नजर आ रहा है, आप लोगों को लग रहा है हमें सेंटर बनेंगे, पैसा आएगा, हमें बिजनेस कारोबार बढ़ेगा। हमें प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। हम यहाँ प्रॉफिट के लिए हैं या पब्लिक सेवा के लिए हैं? प्रॉफिट कमाना हो तो हमारा इतना एक्सपीरियंस, हम बिजनेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रॉफिट के लिए नहीं आए। हम यहाँ सिर्फ अपने भाइयों की सेवा के लिए आए हैं, क्योंकि 2016 के आरक्षण में हमने देखा कि जाटों के अगेंस्ट में बहुत बड़ी बड़ी साजिश की थी और उनका हमें पता भी चल गया था कैसे है। क्योंकि उसे 2016 के बाद में फिर झा कमीशन बैठा था इन्होंने। झा कमीशन में मैंने जाटों की 2 साल तक पैरवी की है। चौधरी, जब हमें थोड़ी तकलीफ महसूस होती थी तो चेयरमैन साहब को बुला लेते थे, मेन बहस ये करते थे। नहीं तो मैं राठी साहब और गुड़गांव की कमेटी करती थी और हमें इसकी जड़ तक पता है कि इसमें एक्चुअल षड्यंत्रकारी कौन है और हमारे में से कौन कौन है और बाहर का कौन है। झा कमीशन किस लिए बिठाया गया था? झा कमीशन क्योंकि प्रकाश सिंह जो ये अपना दंगे हुए थे, दंगे के बाद में प्रकाश सिंह कमेटी बनाई थी। तो प्रकाश सिंह कमेटी ने गवर्नमेंट को एक तरह से ब्लेम ही कर दिया था। उसको फिर सबसाइड करने के लिए झा कमीशन बैठा था कि भाई उनको थोड़ा सा नकारा कर दो। पर तब तक हम जागरूक हो गए थे। तो झा कमीशन में हमने इस लेवल पे उसका पैरवी की कि झा कमीशन में गवर्नमेंट को पूरा ही ब्लेम किया जाना था। इसलिए वो 6 महीने के लिए बैठा था। 2 साल करने के बाद में उसको बीच में ही बंद कर दिया और उसकी रिपोर्ट नहीं आई। हाँ। दूसरा आरोप आपके ऊपर ये है कि उत्तरवधु का और आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है। हाँ। और वो कोई एक बड़ी पार्टी के नेता हैं। तो आप लोग अंदर खाते सेटिंग करके आप धाम का नाम यूज करते हैं। एक बात बताइए आप, कौन सा घर है जिसमें कहा सुनी नहीं होती? सही बात है। और 2 काशनों की खड़कें भी कहावत है। और मेरे लड़के और मेरा लड़का जो मेरी पुत्र वधू में जो थोड़ा बहुत मन मुटाव था, उसमें धाम का नाम क्या काम कर सकता है? धाम का नाम तो हमारा काम करेगा तो समाज करेगा या फिर कोर्ट में करेगा। कोर्ट ने उसके लिए उसका जो हर महीने जो उनको पैसा है वो उनके बांध रखा है, जो उसको हर महीने मेंटेनेंस देते हैं वो दे रखा है। गुजारा भत्ता वो 55,000 रुपये दे रहा है मेरा लड़का हर महीने। तो बताओ इसमें धाम क्या करेगा? वो जो इस टाइप की प्रेशर में, हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर में, हाँ, ऐसा कहा जा रहा है। मैं किस लिए प्रेशर में आऊंगा? मैं गुजारा हो सकती है। क्यों सजा होगी? इसलिए आप इसको ना एक बार पूरा सुनिए आप, हाँ। ताकि जवाब दे पाएंगे। जो कहा जा रहा है, जो एक बात आई है, आप लोगों को सरकार ने एक एजेंडे के तहत यहाँ घुसाया है
ताकि ये जो एक समाज की अच्छी चीज बन रही है, समाज मजबूत ना हो जाए, ये लड़ाई दोबारा ना शुरू हो जाए आरक्षण वाली, आप इसको डिस्टर्ब कर दो। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको। पहली बात तो मैं किसी भी प्रेशर में नहीं हूँ, और दूसरी बात यह है कि मेरे को गुड़गांव से आना पड़ता है। मेरी 74 साल की उम्र है, तो 74 साल में मैं ही एक आदमी मिलूंगा है? हाँ, 5 मेरे को स्टंट डले हुए हैं, तो मैं एक ऐसा मैं ही मिला कि जो आरक्षण को खत्म कर दूंगा। मैं तो ऐसा भी नहीं किसी के साथ में कि बहुत थोड़ा सा गुस्से से बोल लूं, क्योंकि मेरे को अपने हट का डर रहता है, और मैं किसके प्रेशर में आऊंगा? मेरे को प्रेशर की जरूरत नहीं है। जो केस है कोर्ट ने डिसाइड कर दिए, अब किस चीज का प्रेशर रहेगा? है तो फिर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? वो एक बहुत बड़े नेता है, अच्छा, और हम भी उनको मानते थे, परंतु मेरे को ये नहीं पता था जब हमने उनको मानना शुरू किया कि वो इस घटिया मतलब घटिया स्तर पे जा सकते हैं, इस लेवल पे जा सकते हैं। ये नहीं पता था। यदि ये पता होता तो कि पर्सनल जो हमारी फैमिली मैटर्स को ये समाज में लेके आएंगे, तो ऐसे आदमी के साथ में जुड़ता ही नहीं मैं। दूसरा ये है कि मैं उसके प्रेशर को क्यों मानूं? जब हमने यहाँ पे काम शुरू किया 2022 में शुरू किया था, 2022 में पहले तो 6 महीने हम उसको लोग ठगपाल और पता नहीं चोर क्या क्या बोलते थे, उसको मिटाने में लग गए। उसके बाद में जब थोड़ा सा पैसा आना शुरू किया, तो उसने मेरे ऊपर पहला इल्जाम लगा दिया, मेरे पे ही लगा कि आप दाम पर कब्जा करना चाहते हो। मैंने उनको ये बोला कि यदि आप ये कह रहे हो, मैंने तो अभी तक काम ही शुरू किया है, मैं कल मीटिंग बुलाऊंगा और मैं कल रिजाइन करूंगा। नहीं बड़े भाई ऐसा मत करना, ये मत करना। मैं सोचा कि ये मैं देख रहा था 2016 से जुड़ा हूँ आरक्षण से, मैं देख रहा था ये हर एक बात पे झूठ बोलता, तो मैंने इनके पास में फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजा। व्हाट्सएप का फिर इन्होंने रिप्लाई दिया, मैंने फिर दोबारा मैसेज भेजा, फिर इन्होंने 2 बार, तो मैंने वो सेव कर लिया है कि पहला उन्होंने अटैक मेरे ऊपर ही किया था, जो उसने माफी मांगी वो सेव कर रखा है, मैं इसके बाद मैं आपको भी दिखा दूंगा। दूसरा है फिर इन्होंने अटैक किया चेयरमैन पर, राठी साहब पे, आप कब्जा करना चाहते हो। फिर आखिर में उन्होंने मीटिंग में बोल दिया अकाब तो 2 साल के, मैं 100 साल का। फिर हमने वो फिर हमने मांगना शुरू किया कि भाई हमें ये संविधान दो, संविधान में क्या लिखा है, क्योंकि मेरे को पहले ही डाउट हो गया था कि ये हम तो हर एक जगह लिखते हैं, हम बुकलेट भी छाप के इसके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई इसमें यहाँ पे बैठ नहीं सकता, ये खुद कह रहा है कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। फिर हमने इनसे ट्रस्ट की डीड मांगी, ट्रस्ट की डीड इन्होंने नहीं दी। फिर हमने इधर उधर से कहीं से मैंने निकाल ली एक डीड, हाँ अच्छा, इनकम टैक्स से निकाली, हाँ एक डीड निकाली, उसमें ये थे, उसके ऊपर इसके ट्रस्टी के, इसके सेक्रेटरी के सिग्नेचर से। एक दिन उसने मेरे को ये बोला कि आपकी तो कोई पोस्ट ही नहीं है। मैं बोला एक मैंने ट्रस्ट डीड देखी थी, उस पर सेक्रेटरी की पोस्ट है। वो बोला नहीं वो तो वैसी होगी, कहीं से कॉपी वगैरह दी होगी। फिर भी इधर उधर से करके मैंने उसी में देखा। मैं झूठ बोल गए? हाँ झूठ बोल गए। अच्छा, हाँ झूठ नहीं बोल गए, वो सही बोल गए। नहीं ये मानना नहीं कि मैं सेटलर हूँ और ऐसे कोई सेटलर तो जब तक हमें पता ही नहीं था। अच्छा, हाँ पता होता तभी सेटलर की बात आती ना। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर हमने निकाला चारों तरफ से, फिर पता चला, फिर वो डीड पड़ी तो उसमें देखा कि उसमें कुछ है नहीं, क्लियर कुछ है नहीं, उसमें तो कोई भी किसी भी टाइम कब्जा कर सकता है। ये अब भी आपको आशंका है? आशंका नहीं है, बिल्कुल सही है। आशंका तो तब होती है जब मतलब कोई डाउट हो। ये बड़ा आरोप है आपका मलिक साहब के ऊपर, ये चौधरी यशपाल मलिक के, आपका और चेयरमैन साहब का। चेयरमैन साहब भी यही करते। ये आपके सामने डीड है, मैं आपको पढ़ के अभी सुना दूंगा। मतलब ये बड़ा आरोप है आपका? हाँ ये तथ्य है, आरोप नहीं। हाँ फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। फिर ये प्रताप सिंह दहिया ने शुरू किया। एक उससे पहले की एक बार बताता हूँ मैं। ये यशपाल मलिक ने एक आर्किटेक्ट कर रखा था, हमें ड्राइंग वगैरह नहीं मिलती थी, तो उन्होंने कहा कि बार बार आप आइए ड्राइंग ले जाइए, तो मैं ड्राइंग वगैरह लेने चला गया। ड्राइंग ले जाने चला गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि मलिक साहब ऐसे है, इस पे तो मतलब कम से कम कोई 20-25 साल तक इसमें कमेटी में रहे ना, ले लो चाहे ले लो, तभी इसका वो कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं।
मैं उसको कहने लगा कि 20-25 साल तक कैसे रहेगा, आपने तो 5 साल का ही टेन्योर दिया है। फिर उसने मेरे को कहा कहाँ लिखा है। अच्छा। उसने ये वर्डिंग कही कि कहाँ लिखा है। तो फिर मेरे को डाउट हो गया बाकी ये, तो फिर वहां से और डाउट कर आ गया। हम हर एक जगह 5-5 साल कहते हैं, ये कह रहा कि कहाँ लिखा है। तो ये सारी चीज होने के बाद फिर हमारे हाथ में ट्रस्ट डीड लगी और ट्रस्ट डीड में हमने देखा। देखने के बाद फिर हमने पॉइंट बनाए गुड़गांव की, जो 4 सभा है गुड़गांव की, चारों सभाओं ने पॉइंट बनाए कि भाई इस डीड में क्या क्या चेंज करना है। फिर प्रताप सिंह दहिया जब वहां पे मीटिंग करने गए गुड़गांव में, हमने चारों सभाओं ने वो साइन करके, मैंने साइन नहीं किए, चारों सभाओं के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने साइन करके दिए कि भाई जाट सेवा संघ की जो ट्रस्ट डीड है उसमें ये कमियां हैं, आप ये कमियां पूरी कीजिए। और उसके बाद ने फिर इन्होंने मेरे को बहुत लोभ दिए, हम आपको चेयरमैन बना देंगे, मेरे को कहलवाया भी। फिर जब उससे नहीं माना तो फिर वो जो मेरे पैसे उसको देने थे, कि किसी ने ये भी कहा कि यदि आप इनके अगेंस्ट में जाओगे तो पैसे नहीं देंगे। मैं बोला भाई पैसे कितने पैसे मांगते हैं आप उनके? मैं 5 लाख रुपए लिए थे, इन्हें 3.5 साल हो गया, 6 महीने के लिए लिए थे। उधारे लिए थे? उधारे लिए थे। ये कहा था, मैं कहा था मेरे पास तो नहीं है, 20 लाख रुपए मांग रहा था। मैं कहा था कि अकाउंट में दिए थे आपने, कैश दिया था? अकाउंट में दिए थे। तो पे प्रूफ होगा? हाँ, अकाउंट में प्रूफ है। इसने कहा था किसी से लेके दे दो, मैं उसका ब्याज दे दूंगा। और मैंने लेके किसी के अकाउंट से मेरे अकाउंट में आए, उस अकाउंट से मैंने उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए। बिल्कुल दोनों ट्रांजैक्शन वाइट है। अच्छा। हाँ, हर 6 महीने कह देता नहीं है, वो 3.5 साल हो गए। तो ये है उसका पैसे। ये तो बड़ा गंभीर आरोप है साथियों। देखिए वैसे इनकी निजी बात है ये, लेकिन मलिक साहब ने अब कैमरे पे बोला है तो चौधरी यशपाल सिंह मलिक को भी रिस्पॉन्स करना चाहिए कि इसकी सच्चाई क्या है। आज तो फिर ये उधारे लिए होंगे ये तो आपसे? हाँ, उधारे लिए थे, पर आप आज मना कर दिया देने के लिए? दे ही नहीं रहा। मांगे मैंने कम से कम 10 बार है, 2-2 महीने 2-2 महीने करके। तो क्या पता देते होंगे, वो तो उनकी मर्जी, आप दिलवा देना। नहीं, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि मलिक साहब आपके पैसे देंगे। नहीं तो मैंने देखो क्या, देखो ऐसे क्या मैटर है आपका, निजी मैटर है वैसे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने वो पैसे दिए थे ना, ये समझ के दिए थे क्या पता आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि 20 लाख रुपए मांग रहा था, इसलिए मैंने लड़के से पूछा, बोला ठीक है डैडी आए, चाहे मैं 5 लाख दे के देख लो, यदि वो टाइम से आ जाते तो फिर मदद कर देना। चलो फिर तो आप बच गए ना। हाँ फिर तो आप बच गए, थोड़े में काम चल गया। हाँ, तो और आपने बलारा जी की और आपकी भी कोई सीक्रेट डील? मैं आप एक बार, आपने चेयरमैन साहब पे इल्जाम लगाया था कि आप एक ही ठेकेदार से खरीदते हो। हाँ। मैं बताता हूँ इसकी, जो पत्थर है, पत्थर यशपाल मलिक जी ने जयपुर से दिलवाया था। अच्छा। जयपुर से क्या, किशनगढ़ से दिलवाया था। उसमें उसके लिए हमारा 2-3 महीने काम भी बंद रहा, डिले करते रहे, किशनगढ़ से दिलवाया था। वही पत्थर आज हम खरीद रहे हैं, जो किशनगंज में दिलवाया उससे कम रेट में खरीद रहे हैं। कोई भी आदमी ये सेम क्वालिटी, इसलिए मैं कोई भी आदमी ये बता दो ये किशनगंज का पत्थर है या ये दूसरा पत्थर है, किशनगंज से यहाँ तक लाने में जो किराए का खर्चा होता था वो भी नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक फ्री में आ जाता है। तो ये तो है पत्थर की। टाइल्स का भी किससे ले रहे हो आप ये? हम यहीं पे रोहतक में हैं, किशनगंज के ही हैं, उन्हीं से ले। कौन से गांव से हैं? मेरे को पता नहीं कुछ भी। हमने तो मार्केट सर्वे किया था, पूरी कमेटी गई थी मार्केट सर्वे में। कोटेशन ली थी आपने? हाँ, कोटेशन ली थी। जो भाई आ गया, जिसका कम लग गया, उसी से हमने ले लिया। जहां तक टाइल का है, टाइल हम यशपाल मलिक ने बताया था, उस प्रताप दहिया, आजाद लठवाल और गंगाराम शौरण, जो आजकल अपने आप को चेयरमैन घोषित कर रहा, ये सारे आदमी टाइल खरीदने में थे। उसमें चेयरमैन साहब का कोई भी एक उसका भी इंच वाला रोल भी नहीं है, सारा इन्होंने खरीदी थी। जो ईंटें खरीदी हैं, ईंटों में प्रताप सिंह दहिया, मैं था, एक नफे सिंह मान, और ये मतलब वहाँ की जो कुरुक्षेत्र आजाद लठवाल, ये सारे थे। वो भी उन्होंने खरीदवाई, जो 3 होल वाली ये ईंट हम यूज करते हैं, वहाँ से उन्होंने दिलवाई ईंट 16,500 रुपये की 1000।
वही ईंट बाद में हम लाते हैं 12,000 रुपए की 1,000 रुपए। वही ईंट बैटरी ईंट, आप जाके बिल्डिंग देख लो, मैंने देखी थी उस दिन। हाँ, इधर वाली जो, लेकिन कुछ बुर तो रही ईंटें, वो बुर रही है, वो 16,500 रुपए की 1,000 है। और जो बुर रही है, हाँ, जो बुर रही है, और जो बिना बुरने वाली हैं वो ईंटें हैं 12,000 रुपए की 1,000। अच्छा, 16.5 वाली उन्होंने जिसको बताया था उससे लेके आए थे, और ये 12 वाली फिर तब तक हमने दूसरे ढूंढ लिए थे। अच्छा, फिर सीमेंट है, सीमेंट भी हम डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, लोहा भी डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं। ईंटों के लिए दूसरी जो ईंट है कमेटी बनाई थी, कमेटी ने 4-5 जो भट्टे हैं शॉर्ट लिस्ट किए थे, उनमें से जिसकी भी अच्छी आती है उससे लेते हैं। और ये पुराने जितने भी यहाँ पे थे, सारी जो मशीन थी पुरानी उठा के लिया, ये एक दिन चली नहीं। वो आरोप हमारे ऊपर, क्योंकि हाँ, जहां तक पैसे का सवाल, ये उन्होंने यशपाल मलिक ने जब हमें ये कहा था कि आपका काम है धाम को चलाना और हमारा काम है आरक्षण के लिए वो करना, और उन्होंने अपनी बाइट दी थी। कोई भी पैसा, आरक्षण वो चलाएं कहाँ से? आप तो पैसा देने से मना कर गए। हाँ, वही तो मैं, लड़ाई लड़े कैसे? हाँ, मैं अभी बताता हूँ। उन्होंने अपनी बाइट दी थी कि आरक्षण का एक भी पैसा ना, सॉरी, धाम का एक भी पैसा आरक्षण में नहीं लगेगा। अच्छा। वो मैं बाइट अभी मेरे पास है, मेरे पास अभी दिखाऊंगा आपको, सुनाऊंगा और भेज भी दूंगा। धाम का एक भी पैसा आरक्षण में नहीं लगेगा। और फिर भी हमने आरक्षण के लिए उनको गाड़ी भी दी, ड्राइवर भी दिया। 3 गाड़ी 4 गाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट में थी वो उनके साथ में चल रही थी। 2 गाड़ी, एक गाड़ी कुरुक्षेत्र में, एक गाड़ी गंगाराम चौरान के पास में अभी भी है, वो भी सारी उसके साथ में, एक धाम की गाड़ी थी। 4 गाड़ियां दे दी तो और क्या। हमारे यहाँ पे एनुअल फंक्शन तो अभी भी आप गाड़ियों में नहीं हो, बताओ, आप हिसार में गए आप लोग पंचायत में, आप धाम की गाड़ी लेकर गए। वो काम धाम का था। नहीं, धाम का कैसे था? वो पंचायत का काम था। पंचायत किसके लिए थी? धाम के लिए थी, और धाम की कमेटी बनाने के लिए गए थे। धाम की कमेटी गई थी, कमेटी बनाने के लिए गए थे। और हम जहां भी जाते हैं ना, वहीं से पैसा लेके आते हैं। हम ऐसे नहीं गैर आगे। हिसार से कुछ लेके आए? हाँ, हिसार से भी लेके आए। कल भी हमने गुड़गांव से भी 2 लाख रुपए हमने भेजे, 42,000 रुपए मैंने भेजे हैं, 1.5 लाख राठी साहब ने भिजवाए हैं। अच्छा, हाँ, हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, धाम के लिए जाते हैं, और एक आदमी नहीं चलता गाड़ी में, कम से कम 4 या 5 आदमी हो तब चलते हैं, और कुछ ना कुछ जहां भी जाते हैं वहीं से लेके जाते हैं। एक आखिरी आरोप था आपका, आप तो इसको पारिवारिक ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। आपकी बलारा की कोई डील हुई थी सीक्रेट, और आप अपने बच्चों को इसमें घुसा के, आपके बच्चे इसको चलाएं, आपके बच्चे कहीं कोचिंग चलाएं, कुछ करें। मेरे दोनों बच्चे 60 साल से पहले आने वाला कोई सा नहीं है। एक डिफेंस में है, उसकी भी जब तक उसकी सर्विस पूरी नहीं होगी है, और दूसरे वाला नाबार्ड में जब तक उसकी सर्विस, मेरे 2 ही बच्चे हैं, और दोनों बढ़िया सर्विस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो करेंगे क्या। और जो बड़े वाला है वो इतना इंटेलिजेंट है, वो इस तरह की जगह में नहीं, यदि वो सर्विस छोड़ता है तो कोई बड़ा काम करेगा, क्योंकि कम से कम 4 बार तो वो IAS के इंटरव्यू अटेंड कर चुका है। एक बार HCS में किया था, उसका सिलेक्शन हो गया था, फिर वो केस चल रहा है। अपना नाबार्ड में एक बार अप्लाई करते, नाबार्ड में सिलेक्शन हो गया, और डिप्टी कमांडेंट BSF में उसमें भी सिलेक्शन हो गया था, उसमें गया नहीं है। हाँ, बाकी जो भी हमने यहाँ पे एजुकेशन शुरू की, यशपाल मलिक ने हमेशा ही टांग अड़ाई उसमें। वो तो कह रहा कि मेरा तो सपना है कि बच्चे पढ़ें, कोर्स करें, आगे बने, जाट समाज मजबूत हो। एक बात है, मेरा ही लगाया हुआ पौधा है। आप एक बात है, आप कुछ और ही कह रहे हैं। एक बात, मैं आमने सामने की बहस करने के लिए तैयार, क्योंकि मैंने आज तक यहाँ पर जो भी काम किया है ना, चेयरमैन साहब ने चाहे बात नहीं की, मैंने यशपाल मलिक की सलाह लिए कोई भी काम नहीं किया। अच्छा। कोई भी काम नहीं किया, और यही रीजन है कि उसकी इतनी हिम्मत होगी कि भाई 2.5 करोड़ रुपए की ये मैच बनेगी, आप मेरे को 50 लाख रुपए एडवांस दे दो। वो तो अब 40 लाख कहने लग गया, तो उसने 50 लाख कहे थे एडवांस दे दो। तो मैं बोला, मलिक साहब, एक नया पैसा एडवांस नहीं दूंगा, हम साथ में पेमेंट कर सकते हैं, मैं एडवांस नहीं दूंगा। बाकी कोई भी हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने की कोशिश की, उसने हमेशा ही उसका विरोध किया है, और उसके जो ये 5-4 जो चमचे हैं या कुछ भी कह लो, अंधभक्त हैं, वो भी हमेशा उसके कहने पे विरोध करते हैं।
मैं आमने सामने किसी के साथ भी बहस करने के लिए तैयार हूँ, वार्तालाप के लिए तैयार हूँ। प्रूव कर दो कि ये है, मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रूव कर दो मेरा एक भी। और अपने घर से पैसे देता हूँ, लेता नहीं है। मैंने भी मेरा एक कमरा पहले दिया था, दूसरा कमरा भी चल रहा है, वो भी इस महीने कंप्लीट। हाँ, कल भी उसी में से 42,000 रुपये दिए। मैं दान देता हूँ, यहाँ खाने के लिए नहीं, दान देने के लिए आया हूँ और लोगों का भविष्य बढ़ाने के लिए आया। जो कमियां हैं इनको पूरे करवा दो। हम समाज का बहुत कमी आप यही मान रहे हैं जो धन्यवाद। बाइलाज में कमी है, हाँ, जो बाइलाज सेक्युलर में, है, बाइलाज जो डीड में कमी है। हाँ, मैं बाइलाज में ये बता, हमने लोगों को बोला है और इन्होंने लिख के दिया। मैंने आपको एक बुकलेट भी दी, इसमें भी है कि इन्होंने हमें बताया था कि भाई 21,000 का आदमी होगा, वो लाइफ मेंबर होगा, आजीवन मेंबर होगा। और वही मेंबर ट्रस्टी को चुनेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट या एरिया का जो वही मेंबर चुनेंगे। और एक ट्रस्टी का कार्यकाल 5 साल होगा, वो दोबारा नहीं बन सकेगा। परंतु ये चीजें संविधान में, अब मैं वो भी बताऊं, ये चीजें संविधान में है ही नहीं। 21,000 का जिक्र है, पर वो मेंबर नहीं होगा। है, ट्रस्टी चुनेंगे, जो पहले ट्रस्टी हैं वही नए ट्रस्टी को चुनेंगे। टेन्योर जो 5 साल का है, 5 कितना भी टेन्योर बढ़ा भी जा सकता है, वो कमेटी के ऊपर है। बाकी एक और इन्होंने दिया है कि भाई जो चेयरमैन है, आज जो सेटलर है, वो अपने ट्रस्टियों को कह के धाम के पैसे को बिना सिक्योरिटी को किसी इंडिविजुअल को लोन भी दे सकते हैं। अच्छा, बिना सिक्योरिटी के, कम सिक्योरिटी का हो तो भाई चलो ठीक है, बिना सिक्योरिटी के किसी प्राइवेट आदमी को लोन दे सकते हैं। ये हम ये चाहते हैं इस टाइप की चीजें इसमें से निकालो। जी साथियों, जो भी दिक्कत परेशानी और जो कमियां इनको लगती हैं डीड में, वो सारी रख दी हैं। और हम भी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। डीड की कॉपी हमारे पास आ जाएगी कल तक। हम इंडिपेंडेंट वकील को बैठाकर उस डीड को पूरी तरीके से तहकीकात करवाएंगे और पूरा दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जिसमें कमी होगी भाई डंके की चोट पर कहेंगे। हम ना इधर के ना उधर के, हम हैं बात के। सीधी सी बड़ी बात है कि मैं खुली डिबेट के लिए तैयार हूं। तो जो बातें इन्होंने कही हैं, जो जवाब दिए हैं, अगर इनमें कोई चूक लगती है आपको, अगर कोई हरक फर्क लगता है, तो मलिक साहब का खुला चैलेंज है कि कहीं ओपन डिबेट करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने एक एक बात का जवाब दिया है। हमने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का जवाब दिया है। सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। सबसे बड़ी ताकत है जनता, जनार्दन की ताकत। आप ही जनार्दन हैं, तो आप ही सुना दीजिए फैसला। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम। राम राम।